जी हाँ, आप सभी का स्वागत है एमएलटी क्लासेस में। तो नेक्स्ट हम पैरासाइट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोजोआ फ्लैजलेट्स। ठीक है, फ्लैजलेट्स का मतलब क्या होता है? फ्लैजला जिनके पास होता है, एग्जैक्टली तो इसको फिर आगे हम करते हैं स्टार्ट, फटाफट हो जाएगा। डिवाइडेड इनटू इंटेस्टाइनल, ओरल वेजाइनल और हीमोफ्लैजलेट्स। मैं सबको एक एक बार एग्जांपल बता देता हूँ। प्रोटोजोआ फ्लैजलेट जो होते हैं इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि जार्डिया लैम्ब्लिया, ट्राइकोमोनास होमनिस। ओरल वेजाइनल में हो गया, मेजरली आपका एक ही है, वो है आपका वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। और हीमोफ्लैजलेट्स में आपके फिर दो आते हैं, ठीक है, एक तो लिशमानिया डोनोवनी और दूसरा ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड ब्रूजी, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। तो फिलहाल हम आज जो है आज की क्लास में हम इस इंटेस्टाइनल पे ही फोकस करेंगे। तो इंटेस्टाइनल में जो मेजरली दो टाइप के होते हैं पैरासाइट, हमारे जार्डिया लैम्ब्लिया और ट्राइकोमोनास होमनिस। ट्राइकोमोनास होमनिस चाइल्डहुड डाइसेंट्री कॉज करते हैं। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे जार्डिया लैम्ब्लिया के ऊपर, ठीक है। तो जार्डिया लैम्ब्लिया, पहले इसके इंट्रोडक्शन लेते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होता है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। जार्डिया ड्यूडेनालिस इज सिनोनिम्स, एक तरीके का अगर लैम्ब्लिया की जगह ड्यूडेनालिस भी कहते हैं इसे, बिकॉज ये ड्यूडेनल पार्ट पे अटैक करता है कॉमनली। अगला पॉइंट भी यही कह रहा है, ओनली कॉमन प्रोटोजोआ दैट इनहिबिट्स या हैबिटेट्स इन ह्यूमन ड्यूडेनम एंड जेजुनम अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूडेनम और जेजुनम जो होता है उसमें ये इनहिबिट करता है या इनहिबिट्स करता है या कह लीजिए उसी में रहता है, जो कि अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है सिस्ट। बोथ ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट आर फाउंड इन स्टूल, हेंस आर ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस। स्टूल में आपके ट्रोफोजोइड भी मिल सकते हैं, सिस्ट भी मिल सकते हैं, तो इसलिए दोनों हमारे डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस के हैं। मैक्सिमम तौर पे सिस्ट ही मिलता है, बिकॉज बॉडी से पैरासाइट ट्रोफोजोइड फॉर्म में बहुत कम निकलता है, बिकॉज ट्रोफोजोइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब जब हम उसको कोई अनफेवरेबल कंडीशन देते हैं, जैसे कि एंटी पैरासिटिक ड्रग्स देंगे तो सिस्ट बन के ट्रोफोजोइड बाहर आ जाएगा। और ट्रोफोजोइड बॉडी के अंदर तब तक रहता है जब तक उसको अपना पूरा शेल्टर अच्छे से मिल रहा होता है। तो खैर आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। इन नॉन डायरियल स्टूल्स सिस्ट आर फाउंड, अगर स्टूल जिसमें डायरिया नहीं हो रहा है उसमें सिस्ट ही मिलेगा, आपको ट्रोफोजोइड नहीं मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन फीकल ओरल रूट, ठीक है। कॉजेज, ये क्या कॉज करता है? जियार्डियासिस, जार्डिया लैम्ब्लिया जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम नाम कहते हैं जियार्डियासिस। इसकी मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट फॉलिंग लीफ की तरह होती है, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्टिव डोज 10 सिस्ट। अगर किसी हेल्दी ह्यूमन को ये डिजीज़ करवानी है तो उसके लिए मिनिमम 10 सिस्ट उसको देने पड़ेंगे डोज, फिर वो इन्फेक्शन हो जाएगा उससे भी, जार्डिया लैम्ब्लिया का। अगले चलते, मॉर्फोलॉजी इसमें दो टाइप की होती है, ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट। ट्रोफोजोइड पे पहले ध्यान देते हैं। टेनिस शेप, बैडमिंटन रैकेट शेप, पीरीफॉर्म यानी कि पीरीफॉर्म मतलब पियर्ड शेप्ड, टीयर ड्रॉप शेप्ड और स्पून शेप्ड होता है। इसके देख लीजिए काफ़ी सारे नाम हैं, एग्जाम में कोई एक भी पूछ सकता है आपसे, या तो टेनिस, बैडमिंटन, पियर फॉर्म जिसे पीरीफॉर्म कहते हैं, टीयर फॉर्म, स्पून शेप। बेसिकली आप समझ चुके होंगे इसके शेप का मतलब क्या है। बॉडी ऑर्गन्स की अगर हम ट्रोफोजोइड की बात करें तो इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं, 2 एक्सोस्टाइल, 2 पैराबेसल बॉडीज़ और 2 सकिंग डिस्क्स होते हैं। मैं एक बात बता दूँ, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला और नंबर ऑफ फ्लैजिला, एक क्वेश्चन इसमें कई बार कन्फ्यूजन आते हुए मैंने ये देखा है, कई बार पूछा है जार्डिया लैम्ब्लिया के पास कितने फ्लैजिलाज होते हैं, तो बंदे लिख देते हैं 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, बट वहाँ पे पूछा गया कितने, यानी कि नंबर्स हमें बताने हैं, तो हम वहाँ बताएंगे 8 फ्लैजिला। अगर पूछा जाए कि कितने पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं तब हम बताएंगे कि 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये 5 बॉडी पार्ट्स हम सब ने देख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 न्यूक्लियस, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, 2 पेयर ऑफ एक्सोस्टाइल एंड ये सब, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। सिस्ट, सिस्ट इसका क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इस सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के हर सिस्ट एनसिस्टमेंट के बाद 4 ट्रोफोजोइड हमें देता है, सॉरी 2 ट्रोफोजोइड देता है, बिकॉज 2 न्यूक्लियस होते हैं एक ट्रोफोजोइड में।
आगे चलते हैं। सिस्ट जो होता है हमारा ओवल शेप में होता है। सिस्ट के बॉडी ऑर्गन्स की बात करें 4 न्यूक्लियाई होते हैं एंड रिमेन्स ऑफ फ्लैजेला एंड एक्सोस्टाइल्स होते हैं। ये 2 ही पार्ट होते हैं इसके मेजरली। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, ये देखिए ये आपका कंप्लीट ट्रोफोजोइट है जिसको हम वेजिटेटिव फॉर्म भी कहते हैं, और ये जार्डिया लैम्बलिया का सिस्ट है जिसको हम क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट भी कहते हैं। अब इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें, ये देखिए न्यूक्लियस है 2 जैसे हमने बात करी थी, एंड फ्लैजेला इसमें देखिए टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां सामने से भी आ रहा है, ठीक है, वो छोटा सा है, ये छोटा सा जो जा रहा है। तो टोटल 8 फ्लैजेला है, यानी कि 4 जोड़े हैं फ्लैजेला के, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजेला हैं। अब इसमें बात करते हैं हम अपना, देखिए पैराबेसल बॉडी ये आपको दिख रहा होगा इस तरफ से जो जा रहा होगा, ये लंबा सा एक ऐसे है ना, ये है पैराबेसल बॉडीज़। ये जो आप लंबा सा जो देख रहे हैं बीच में ना, एक छोटा सा इसके पीछे से निकल के जा रहा है, वो है आपका एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल भी होता है इसमें, ठीक है। ऊपर है सकिंग डिस्क। ये जो सकिंग डिस्क देख रहे हैं इसी के थ्रू ये जो है इंटेस्टाइन से हुकअप होता है, यानी कह लीजिए चिपक जाता है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला यहाँ पे है, यहीं से फ्लैजेला ओरिजिनेट होते कहीं ना कहीं। अब आ जाइए न्यूक्लियस के ऊपर, सॉरी हमारा सिस्ट के ऊपर। सिस्ट में हमारे 4 न्यूक्लियस ये रहे, रेमिनेंट्स ऑफ फ्लैजेला ये रहा, ठीक है। पैराबेसल बॉडी ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये इसमें है ना, आपको छोटा सा दिख रहा होगा फ्लैजेला में पैराबेसल बॉडी, और वही पैराबेसल बॉडी इस डायग्राम में सिस्ट के में आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। एंड अगेन एक्सोस्टाइल के जो है वो अंदर ही अंदर इसी में, ये भी एक्सोस्टाइल, ये भी एक्सोस्टाइल, ये भी एक्सोस्टाइल, ये भी एक्सोस्टाइल। मेम्ब्रेन ऑफ सिस्ट देखिए काफ़ी मोटी मेम्ब्रेन है जिससे इसको मेन जो अंदर मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन देता है, यही सिस्ट। खैर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लाइफ साइकिल हम देखेंगे। अगर मैं ये स्टार्ट करूँ, ये पेशेंट है जिसको जियार्डियासिस हो चुकी है, जियार्डियासिस हुई है, उसने जो स्टूल में ट्रोफोजोइट आर ऑल्सो पास्ड इन स्टूल बट दे डू नॉट सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज ट्रोफोजोइट वेजिटेटिव फॉर्म है, वो सर्वाइव करेगा होस्ट के अंदर ही क्योंकि उसे प्रॉपर शेल्टर मिल रहा है। तो खैर अगर ट्रोफोजाइट और सिस्ट दोनों में से कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सिस्ट आपके स्टूल में, और स्टूल से फिर वो अगेन किसी अच्छे जो यानी कि फ्रेश वाटर और फूड को कंटेमिनेट करेगा, और अगेन फिर उसी फ्रेश वाटर या कह लीजिए कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को जब कोई अनदर हेल्दी पर्सन कंज्यूम करेगा तो वो हेल्दी पर्सन भी अगेन इन्फेक्टेड हो जाएगा जियार्डिया लैम्बलिया से। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। जो अनहेल्दी पर्सन जिसको जियार्डियासिस हो रखा है उसके स्टूल में ट्रोफोजोइट और सिस्ट आएंगे, और उस सिस्ट और वही सिस्ट और ट्रोफोजोइट किसी वाटर को और फूड को कंटेमिनेट करेंगे, और वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कोई अनदर हेल्दी पर्सन इंजेस्ट कर लेगा जिससे उस हेल्दी पर्सन को भी जियार्डियासिस का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस जगह मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आई फॉर इन्फेक्टिव स्टेज, सिस्ट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज, और डायग्नोस्टिक, डी फॉर डायग्नोस्टिक स्टेज। तो ये सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों डायग्नोस्टिक स्टेज है, लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज केवल 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 सिस्ट ही है। अब हम ये नीचे जो ये डायग्राम दिया है ये लंबा सा, उसको हम पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या है। तो ये देखिए इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम के पार्ट को इसने फोकस किया है। उसमें दिखाया क्या हुआ है कि जब एक हेल्दी पर्सन ने सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया तो वो सिस्ट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वही ट्रोफोजोइट फर्दर और मल्टीप्लाई करके और ट्रोफोजोइट बनाया, यानी कि बाइनरी फिजन से वो और मल्टीप्लाई कर गया। और उसके बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन आई बॉडी में, मोस्टली एंटी पैरासिटिक ड्रग्स लेने के बाद, तब वही ट्रोफोजोइट सिस्ट वापस बन गया और स्टूल के थ्रू बाहर जाने लगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको पॉज करके फोकस करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जियार्डियासिस, यानी कि जो डिजीज़ होती है उसमें होता क्या है। तो पहला पॉइंट है मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक, मोस्ट पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते, ओनली सिस्ट कैन बी सीन, सिस्ट ही केवल देखा जाता है। ऐसे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में केवल सिस्ट ही देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम डायरिया, ओके, मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्टियोरिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी। डायरिया तो आप समझ ही रहे हैं, करेगा ही करेगा। मैल एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ठीक है। नीचे नोट में लिखा हुआ है ब्रश बॉर्डर इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट
बेसिकली विल्लाई इन द इनर वॉल्स, यानी कि ब्रश बॉर्डर जिसकी बात हो रही है ऊपर, वो क्या होता है, विल्लाई आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ऐसे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ऐसे बॉर्डर्स पे लगे होते हैं, अपने कह लीजिए इनर लाइंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके फूड मटेरियल्स को पकड़ते हैं या कह लीजिए उनको कैच करते हैं। उनके लिए कई बार क्या करते हैं वो एंजाइम्स भी रिलीज़ करते हैं। बेसिकली वो लोग ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिससे आपके ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज कर देते हैं इन ग्लूकोज एंड मोनोसैकेराइड्स, और उन्हीं ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप मैल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। स्टीहोरिया, स्टीटोरिया जो है, स्टीटोरिया का मतलब होता है स्टूल विथ ऑयल या फैट। ठीक है, तो यानी कि आपके बॉडी में फैट भी पकड़ में नहीं रहता। वैसे देखिए फैट एक्सेस में होना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट है उतना होना तो ज़रूरी है। तो स्टीटोरिया के केस में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट भी लूज़ होने लगता है, स्टूल के थ्रू बाहर जाने लगता है, तो जिससे स्टूल जो होता है वो आपके वाटर में फ्लोट करता है। अब ये क्यों करता है, बिकॉज स्टीटोरिया में क्या है, फैट या ऑयल रिलीज होता है, और ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो इसलिए आपका इसलिए आपका स्टूल भी ऑयल के साथ साथ पानी पे फ्लोट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब मैल एब्जॉर्प्शन होगा, डायरिया होगा, स्टीटोरिया होगा, तो विटामिन डेफिशिएंसी होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिम्टम्स इसका क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग और फ्लोटेंस। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, ब्लोटिंग मतलब गैस फॉर्मेशन जिससे सूज जाता है पूरा एब्डोमिनल आपका एरिया, नोजिया मतलब ऐसी सिकनेस जिसमें आपको वॉमिट जैसी फीलिंग आए बट वॉमिट होगा नहीं, फर्दर वॉमिटिंग भी हो सकती है किसी को, फ्लोटेंस मतलब एबनॉर्मल गैस फॉर्मेशन। ठीक है समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट कैन कॉज ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर मतलब आप जानते हैं यात्री, डायरिया मतलब दस्त। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री है एक चीज़, इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि पुराने ज़माने में जब कुछ ट्रैवलर्स यानी कि जैसे जो घूमने फिरने वाले लोग हो गए, वो पिलग्रिम्स हो गए, बिजनेसमैन्स हो गए, जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इस दौरान वो क्या करते थे, जितनी जगह पे भी रुकते थे वहाँ का वो गंदा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करते थे जिसमें जियार्डिया के सिस्ट होते थे। तो इस दौरान वो क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे इस बीमारी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ले जाते थे और हर जगह स्प्रेड कर देते थे, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्रैवलर्स डायरिया। अगले पॉइंट पे आते हैं, फर्दर लीडिंग कंडीशन ए गामा ग्लोबिनीमिया, इम्यूनोडेफिशिएंसी, सेलेक्टिव IgA डिफिशिएंसी। आगे क्या होगा कंडीशन अगर ये लंबा चलता रहा ऐसे, तो ए गामा ग्लोबिनीमिया मतलब जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसको ये डाउन कर देता है, उसकी कह लीजिए जो क्वांटिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। सेलेक्टिवली IgA डेफिशिएंसी, देखिए होता है सारे जितने आपके जो IgG बॉडीज़ हैं वो टोटल 5 होती है, GAMDE 5। ठीक है, लेकिन ये डाउन सबको करता है लेकिन सेलेक्टिवली ए को डाउन ज़्यादा करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एक बात बता दूं, ट्रैवलर्स डायरिया वाला क्वेश्चन बहुत MCQs में पूछा जाता है जॉब वाले एंट्रेंस में। फर्दर एक नोट करने वाली बात है नेक्स्ट पॉइंट में कि फीवर, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल आर एब्सेंट। मतलब अगर जियार्डियासिस होगा तो फीवर नहीं होगा और स्टूल में ब्लड या म्यूकस भी नहीं मिलेगा। ये बहुत नोट करने वाली बात है, अगर ब्लड और म्यूकस स्टूल में मिलता है तो पक्की बात है जियार्डियासिस नहीं है, फिर जो आइडेंटिफिकेशन होगा या ट्रीटमेंट होगा वो जियार्डियासिस से हट के होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस में क्या है, सैंपल हम इसमें सबसे पहले लेते हैं इंटरमिटेंट स्टूल सैंपल। मतलब एटलीस्ट 3 दिन का, हम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इंटरमिटेंट स्टूल सैंपल लेते हैं 3 दिन का। ठीक है, अगर तीसरे दिन भी नेगेटिव आता है तभी हम नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, अनटिल अनलेस पॉजिटिव आ जाए तो। नेक्स्ट में है स्टूल सैंपल अगर आपने ले लिया तो उसका सेलाइन और आयोडीन वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं सिस्ट के लिए। परमानेंट माउंट्स करते हैं ट्राइकोम स्टेन के साथ ताकि ट्रोफोजाइट को विजिबल कर सके।
ठीक है, फॉर ट्रोफोजाइट। कंसंट्रेशन टेक्निक्स लाइक फॉर्मल ईथर और जिंक एसीटेट आर यूज्ड। कंसंट्रेशन टेक्निक्स का लास्ट भी मैंने लेक्चर में बताया था। हम अपने सिस्ट या ट्रोफोजॉइड जो भी हैं उसको रिवाइव कर पाते हैं उसमें सैंपल में, ठीक है, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसकी स्मीयरिंग कर देते हैं। खैर नेक्स्ट में आते हैं ड्यूडेनल बायोप्सीज भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है आपके सिस्ट ऊपर जिसमें मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये अनस्टेन्ड सिस्ट है आपके जार्डिया के। ये जो दोनों सिस्ट हैं ये आपके आयोडीन प्रिपरेशन से सिस्ट है, और ये वाला जो फर्स्ट वाला जो अभी जिसमें मैं एरो दिखा रहा हूँ वो है वेट माउंट सिस्ट। नीचे अगर आ जाइए, ये है ट्रोफोजाइट स्टेन्ड विथ ट्राइकोम, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे आपको ये आइज जैसे जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ये देखिए आपका एक्सोस्टाइल जा रहा है, यहाँ पे आप बीच में डार्क सा कुछ देख रहे होंगे, ये आपका पैराबेसल है। ये फिर यहाँ पे ये आपको पतले पतले से जाते हुए बाहर फ्लैजला भी दिख रहे हैं, और सारे फ्लैजला भी हैं लेकिन काफ़ी पतले होते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग ट्रोफोजॉइट स्टेन्ड विथ ट्राइकोम, ये यहाँ पे जो ट्रोफोजॉइट है वो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये देखिए सिस्ट स्टेन्ड विथ ट्राइकोसोम, ये जो सिस्ट है ये ट्राइकोम स्टेनिंग से स्टेन किया हुआ है। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको ध्यान से फिर आप देखते रहिएगा। हालांकि सिस्ट बॉडीज़ में भी आपको दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ठीक है, वो चीज़ आप जूम करके देख लीजिएगा। एक हम टेस्ट करते हैं लैब में, ठीक है, एंटेरो टेस्ट है, ठीक है। खैर लैब डायग्नोसिस में आप हम पढ़ रहे थे सब चीज़, ठीक है, तो लैब डायग्नोसिस में एक स्पेशल टेस्ट है एंटेरो टेस्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू ऑब्टेन ड्यूडेनल स्पेसिमेन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नायलॉन थ्रेड अटैच टू जेलेटिन कैप्सूल। ये देखिए, ये है नायलॉन थ्रेड और ये आपका जेलेटिन कैप्सूल है, ठीक है। इसके ऊपर जेलेटिन चढ़ी होती है इस कैप्सूल के ऊपर, और अंदर एक हैवी मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा वेट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है इस कैप्सूल को, ठीक है। ये देखिए, ये रहा पूरा स्ट्रिंग नायलॉन वाली और ये रहा कैप्सूल। तो इसमें करते क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ये देखिए, वन एंड ऑफ द थ्रेड स्ट्रिंग इज टेप्ड ऑन द चीक ऑफ द पेशेंट एंड कैप्सूल इज सॉलोड। मतलब जो एक एंड होता है स्ट्रिंग का या कह लीजिए उस नायलॉन थ्रेड का, वो पेशेंट के गाल पे इसको चिपका दिया था स्ट्रिंग को, और जो कैप्सूल होता है उसको स्वेलो या एनगल्फ करवाया जाता है पेशेंट से, ठीक है। फिर उसके दौरान होता क्या है, द जेलेटिन गेट्स डिजॉल्व एंड द रिमेनिंग वेट पासेस इनटू द ड्यूडेनम। जेलेटिन जो होता है वो पेट में डिजॉल्व होता है और फिर आपके जो ड्यूडेनम है उसमें आपका कैप्सूल चला आता है। आफ्टर 2 to 4 hours string withdrawn and placed in saline with mechanical shaking। 2 से 4 घंटे वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है ड्यूडेनम में, ताकि जो स्ट्रिंग जो आपका कैप्सूल है उसके ऊपर जितने पैरासाइट्स हैं आपके वो चिपक जाए, क्योंकि उसके ऊपर जेलेटिन के कुछ पड़े हुए पोर्शन रह जाते हैं फिर भी, तो उससे कैप्सूल पे चिपक जाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट ऑफ सलाइन इज़ एग्जामिन्ड बाय वेट माउंट, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं फिर हम जैसे फिर आप उसको बाहर निकाल लेंगे 2 से 4 घंटे के बाद, उसको आप खींच के बाहर निकालेंगे नायलॉन जो स्ट्रिंग है, उसके बाद जो आपका कैप्सूल होगा उसको आप सलाइन में डालेंगे। सलाइन में डालने के बाद सारा जो उसके कैप्सूल के ऊपर पैरासाइट होंगे वो सलाइन में जाने लगेंगे, और फिर उसी सलाइन को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और वेट माउंट के करके उसमें हम पैरासाइट अपना सर्च करेंगे। इसमें एक नोट करने वाली बात है, एंटेरो टेस्ट इज़ परफॉर्म व्हेन फिजिशियन सस्पेक्ट्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन बट पैरासाइट कैन नॉट बी फाउंड इन स्टूल। यानी कि एंटेरो टेस्ट हम तभी परफॉर्म करेंगे जब हमें स्टूल में पैरासाइट नहीं मिलेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट में है, इट्स सेंसिटिविटी इज़ नियर टू द ड्यूडेनल एस्पिरेट सो ड्यूडेनल इंट्यूबेशन इजंट नीडेड। मतलब एंटेरो टेस्ट की सेंसिटिविटी ये बिल्कुल कंपेरेबल है या कह लीजिए आसपास है ड्यूडेनल एस्पिरेट से, इसीलिए हम ड्यूडेनल में हम किसी भी टाइप का इंसर्शन या कोई सी टाइप का कटवट हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, एक बार आप पॉज करके देख लेना।
ये देखिए ये कैसे पेशेंट के फेस पे, चीक पे थ्रेड, नायलॉन थ्रेड लगा दिया और इसके मुंह में यही स्ट्रिंग पास की, ठीक है। और ये देखिए ये आ गया स्टमक में, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस या वाटर जो भी है भरा हुआ है, ठीक है। और यही जेलेटिन कैप्सूल अंदर जाके डिज़ोल्व होगी और इसी पे अब हमारे पैरासाइट जो होंगे चिपकना शुरू होंगे। ये जैसे डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि इस कैप्सूल के अंदर मैंने बताया आपको वेट होता है, ये धीरे धीरे ड्यूडेनम की तरफ बढ़ जाएगी और यहाँ पे फिर इस कैप्सूल के ऊपर ड्यूडेनम में पैरासाइट हमारे चिपक जाएंगे। और वही 2 से 4 घंटे बाद इसी जो नायलॉन थ्रेड है इसको पुल कर लिया जाएगा स्लोली। खैर चलो पैथोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। विथ सकिंग डिस्क दे अटैच टू एपिथेलियल सेल्स एंड पिट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। यानी कि जो सकिंग डिस्क के बारे में हमने पढ़ा था उसके हेल्प से हमारे पैरासाइट एपिथेलियल सेल्स से चिपक जाते हैं और इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े थोड़े छेद कर देते हैं, ठीक है। नो टिश्यू इन्वेजन मतलब क्या है, छेद तो करेंगे छोटे छोटे से, लेकिन टिश्यू को कभी इन्वेड नहीं करेंगे, इंटेस्टाइनल टिश्यू में कभी भी इन्वेजन नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, टॉक्सिन भी एक प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वेरिएंट स्पेसिफिक सरफेस प्रोटीन VSSP, ठीक है। ये एक टॉक्सिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेट्स टू बाइलरी ट्रैक टू अवॉइड एसिडिक कंडीशन इन ड्यूडेनम। यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं बाइलरी ट्रैक में, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्पेशली, अगर जब ड्यूडेनम में एसिडिक कंडीशन हो जाती है। यानी कि ये जो हमारा पैरासाइट है जार्डिया लैम्ब्लिया, ये एसिडोफोबिक है, ठीक है। ये एक पॉइंट अच्छा है और याद रखिएगा। अगर हम सीरो डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं तो एलाइजा कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं DFA, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेस्ट भी कर सकते हैं IIF, एंड रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ट्रिजेस ऐसे भी कर सकते हैं। आप एलाइजा तो आप जानते होंगे, इम्यूनोलिंक सॉर्मेंट ऐसे नहीं जानते होंगे तो इसकी भी मैं क्लासेस लूँगा इन फर्दर फ्यूचर। DFA और IFA बेसिकली इनमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म तरीके में बता दूं, वैसे पता होगा आपको बट फिर भी बता दूं। जो आपके जो फ्लोरेसेंट होते हैं, डाई होते हैं, वो टैग कर दिए जाते हैं, एंटीबॉडी टैग होते हैं और उसी टाइप से वो ग्लो करते हैं, आपको पता होगा। जैसे क्रोमेटोग्राफी इसमें भी होता है चीज़। रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कार्ट्रिजेस आते हैं जिसके अंदर आपको सैंपल डालना होता है और प्रोसेस करना होता है। खैर इसका आगे मैंने डायग्राम में भी बताया, रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट आपको डायग्राम भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर मेथड्स, जिसमें हम PCR एंड DNA प्रोब्स करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल, ये 2 ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। अगला प्रोफाइल एक्सेस, आखिर हम इसमें सावधानी बरत सकते हैं ताकि ये बीमारी ना फैले। ऑलवेज मेंटेन हैंड हाइजीन बिफोर ईटिंग फूड, खाने से पहले अपना हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबाला हुआ पानी पिएं, अगर साफ़ RO या कुछ प्योरीफायर नहीं है तो पानी उबाला हुआ पिएं। थर्ड पॉइंट, डिस्पोज फीकल मैटर प्रॉपरली, यानी कि खुले में शौच जो बोलते हैं वो नहीं करना है, प्रॉपर जो है टॉयलेट यूज़ करना है। अवॉइड अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड, ऑब्वियसली जो स्ट्रीट फूड होते हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा पोटेंट कह लीजिए वेक्टर या कह लीजिए वेपन होता है, जिससे पैरासिटिक ड्रग्स पैरासाइट इन्फेक्शन फैलता है। तो अवॉइड कीजिए अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड को, बिकॉज आपको नहीं पता स्ट्रीट वेंडर क्या बना के बेच रहा है, कैसा बना के बेच रहा है, उसके हाथ कैसे, उसको कितने पैरासिटिक इन्फेक्शन है या नहीं है। मैं आपको एक केस बता दूं, हमारे चंडीगढ़ में एक बार केस हुआ था, सेक्टर 45 में करीब 9 ठेले वालों को हमारी टीम ने पुलिस को कंप्लेन करके उन 9 ठेले वालों को ठेला बंद करवाया था। वो समोसे पकौड़े यही सब बेचते थे, उनका ठेला बंद करवाया था जस्ट बिकॉज दे वर कैरियर्स ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, वो टाइफाइड फैला रहे थे। तो उनके हाथ से जो भी खाएगा उसे टाइफाइड इन्फेक्शन हो गई होगा। तो उनको हमने क्या किया, ठेला हटवा के उनको दर्जीगिरी का काम दिलवाया, यानी कि टेलर का काम दिलवाया। तो ऐसे खैर कई टीम काम करती है इस चीज़ में। अगला इसमें पॉइंट है, नोट सिस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्ट जो होते हैं वो क्लोरीनेशन से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये तो आप समझ गए होंगे कि ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर क्यों बोला गया, टेम्परेचर कैन अफेक्ट सिस्ट,
बट क्लोरिनेशन कांट। ओके, ये देखिए अगला है जियाडियल सिस्ट है इनफ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ लेबल्ड, जो मैं कह रहा था ऐसे कुछ फ्लोरेसेंट डाइज के लेबलिंग के बाद ये ग्लो करते हैं, आपका सिस्ट है ये। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चैनल के लिंक में आपको नीचे ना एक लिंक मिलेगा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके आप अपना कुछ क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसमें ऐड करूं या डिलीट करूं तो प्लीज़ आप शौक से बोलिए, और बस पढ़ते रहिए। अगर कोई आपको कोई स्पेशल टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।